हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जिस स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ वो है पंच परमेश्वर, जो कि लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। सबसे पहले मैं आपको पंच परमेश्वर का मतलब बताती हूँ। पंच का मतलब होता है पाँच और परमेश्वर का मतलब होता है ईश्वर। यहाँ पर पंच परमेश्वर का अर्थ है न्याय और फैसले करने वाले जो पंच होते हैं, यानी कि पाँच लोग, उनको पंच परमेश्वर कहते हैं। उन्हें परमेश्वर इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनके फैसले में सत्य और न्याय का वास होता है और वो निष्पक्ष होते हैं। यहाँ पर जो ये कहानी है पंच परमेश्वर, ये हमें शिक्षा देती है कि जो पंच होते हैं, पांच लोग, उन पंचों को अपने पद पर बैठते समय दोस्ती, दुश्मनी या कोई भाईचारा या कोई भी उनका जो रिलेशन है उनको भूल करके सिर्फ सत्य का साथ देना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पंचों की ज़ुबान है उससे ईश्वर यानी परमेश्वर जो हैं वो बोलते हैं या फैसला लेते हैं। तो इसी वजह से इसका अर्थ होता है पंच परमेश्वर। यहाँ पर एक पूरी बहुत अच्छी कहानी है जो इतनी अच्छी शिक्षा देती है हमें सत्य वगैरह बोलने की। तो अब हम अपनी जो ये कहानी है वो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। तो कहानी शुरू होती है हमारी ये कि इसमें दो बहुत अच्छे मित्र होते हैं, जुम्मन शेख और अलबत्ता अलगू चौधरी। ये दोनों बचपन से ही मतलब बहुत गहरे मित्र होते हैं, बड़े हो गए, साथ में हुए हैं। और इन दोनों को पढ़ाया है जुम्मन के फादर ने, जिनका नाम है जुमेराती शेख। ये टीचर थे और इन दोनों को इन्होंने ही पढ़ाया है। ये मतलब बहुत दृढ़ थे अपने उन पे सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा इन दोनों को ये शिक्षा दी है कि हमेशा हमें सत्य का साथ देना चाहिए और निष्पक्ष होकर हमें हर चीज़ को देखना चाहिए। अब इन दोनों को आपस में इतना भरोसा था कि जब भी जो जुम्मन थे वो हज पर जाते थे तो अलगू के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे, और अलगू को कोई काम पड़ता था तो वो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। अब यहाँ पर जुम्मन की एक खाला है, खाला बोल सकते हैं, मौसी हैं। उनका कोई नहीं है लेकिन उनके पास उनकी मिल्कियत है, मिल्कियत माने जायदाद। तो जो जुम्मन है वो उन्हें बहला फुसला कर मतलब उनसे बोलता है कि हम आपकी बहुत सेवा करेंगे और ये जो जायदाद है वो अपने नाम करवाने की कोशिश करता है। तो जुम्मन जो है जब तक ये इस जायदाद की रजिस्ट्री उसके नाम पर नहीं हो जाती है तब तक जो अपनी मौसी हैं इनका खूब ख्याल रखता है, खाना पीना खिलाता है, अच्छे अच्छे कपड़े देता है और खूब सुख देता है, उन्हें अच्छे से बात करता है। लेकिन रजिस्ट्री होते ही ये जो सारी चीज़ें हैं ये बदल जाती हैं। अब जब सारी दौलत वगैरह उसके नाम पर हो गई तो अब वो उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता अपनी खाला का। अब जो जुम्मन की पत्नी है जिनका नाम है करीमन, वो भी अब उन्हें बहुत ज़्यादा जली कटी सुनाती है अब आंट को, और उन्हें खाने के पीछे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं और मतलब अब उन्हें एक तरीके से बहुत ज़्यादा दुख मिलने लगता है। अब वो एक दिन उससे कहती हैं, जुम्मन से, उसकी जो आंट है, कि ऐसे कब तक चलेगा कि मैं इतना दुख झेलती रहूँगी। एक काम करा करो, तुम मुझे महीने भर के लिए मेरा खर्चा उठाने के लिए थोड़े पैसे दे दिया करो और मैं इसमें अपना गुजारा कर लिया करूँगी। तो जुम्मन बोलता है कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ। तो वो बड़ी विनम्रता से कहती हैं कि इतने पैसे तो मुझे दे ही सकते हो। तो वो मतलब एक तरीके से मना कर देता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो जो उनकी आंट है वो उन्हें पंचों के पास जाने की धमकी देती है। तो जुम्मन हंसता है कि हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं भी चाहता हूँ दिन रात के झगड़े ख़त्म हो और ये इसका कोई निष्कर्ष निकल कर आए। क्योंकि जुम्मन को भी पता था कि आसपास के जो गांव हैं उसमें किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो इससे शत्रुता मोले या इसके खिलाफ़ फैसला ले, क्योंकि जुम्मन ने उन पर कई सारे मतलब एहसान किए हुए थे। अब जो जुम्मन की आंटी हैं वो क्या करती हैं, वो गांव-गांव घूमती हैं, भटकती हैं कि कोई उनकी मदद करे, सबको बताती हैं अपने दुख को। ऐसा करने में मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बूढ़ी तो वैसे ही हैं वो। तो अब वो बताती हैं सबको कि आप सबको उधर आना है पंचायत में, वहाँ बैठेगी पंचायत और फैसला करना है। अब ऐसा करते करते वो अलगू के पास पहुँचती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा तुम भी आना, वहाँ जहाँ पे पंचायत बैठेगी और ये फैसला होगा तो तुम भी वहाँ पर आना। एक बार को अलगू बोलता है कि मैं वहाँ पर आके क्या करूँगा,
तो वो बोलती है आंटी क्यों, तुम क्यों नहीं आओगे, कि मेरा तो वो बहुत ज़्यादा पक्का दोस्त है, गाड़ी में रहता है उसके साथ, तो मैं तो कुछ बोलूँगा भी नहीं, आऊँगा तो उसकी जो आंटी हैं वो उससे कहती हैं कि जो दोस्ती है वो ईमान से बड़ी है तुम्हारे लिए। तो इस चीज़ का वो कोई उत्तर नहीं दे पाता और यही जो चीज़ है उसके दिमाग में घूमती है। अब एक संध्या को जो है पंचायत बैठती है, वहाँ पर जो पंच लोग होते हैं वो तो कम आते हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं उनकी भीड़ होती है। वहाँ पर जो अलगू और जुम्मन है वो पहले से बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर जो पंच आया हुआ है उसमें से एक बोलता है कि उन आंटी से, मतलब जुम्मन की आंट से, कि आपकी तरफ से आप किसको बनाना चाहेंगी अपना जो पंच है। तो जो वो आंट है उनकी वो लेती हैं अलगू का नाम। तो जैसे ही जो जुम्मन है वो अलगू का नाम सुनता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो लेकिन ये जो उसकी वो खुशी है वो दिखाता नहीं है। वो बोलता है कि अलगू अगर बनता है पंच तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अलगू एक बार को हिचकिचाता है पंच बनने से कि उसकी दोस्ती कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन फिर से जुम्मन की जो आंट है वो उसे याद दिलाती हैं उसके ईमान के बारे में, तो वो मान जाता है। अब जो अलगू है वो उनकी आंट से कहता है कि पूरी बात बताइए, अब आप शुरू से क्या बात है। तो उसकी आंट बताती हैं कि मैंने जुम्मन के नाम अपनी वसीयत की थी, तो उसने एक आध साल तक तो मुझे बहुत अच्छे से रखा, लेकिन फिर उसने मतलब मुझे दुख देना शुरू कर दिया। मैंने उससे अपना खर्चा मांगा तो उसने वो भी नहीं दिया, और मतलब अब मुझे खाने पीने के पीछे भी बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि या तो वो मुझे ये जो मेरा पूरा खर्चा है वो दे, वरना मेरी वसीयत लौटाए। तो जो इस पे अलगू है वो अब जुम्मन से बोलता है कि तुम अपनी तरफ से पूरी बात बताओ क्या है। तो वो बोलता है कि इनकी तरफ से मुझे पता है वसीयत मिली, लेकिन जो वसीयत है या जो मेरे पास पैसे हैं वो इतने नहीं हैं कि मुझे इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं इनको खर्चा दे सकूं, और मैं इनको बिल्कुल भी दुख नहीं देता हूँ। मैंने जब से इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी जो भी संभाली है, मैंने इनको हमेशा खुश रखा है अपनी माँ की तरह। पता नहीं अभी ऐसा क्यों कह रही हैं, ये मुझसे क्यों खर्चा मांगने लग गई हैं। और हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि मेरी पत्नी और इनके बीच में थोड़ी अनबन होती रहती है, लेकिन मैं औरतों के बीच में बोलना मुनासिब नहीं समझता, और इस वजह से मैंने ये लड़ाई थी इसको थोड़ा टाला। लेकिन अब जब ये पंच में आ गई है तो मैं भी चाहता हूँ कि इसका कोई निपटारा हो। ऐसा कह के वो कहता है कि अब आप सबका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। अब जुम्मन जो है उसका कोर्ट वगैरह में थोड़ा ज़्यादा आना जाना रहता है, तो वो एक सरकारी आदमी जैसा है। तो अब वो उससे जुम्मन से अलगू जो है वो ऐसे प्रश्न पूछता है जो उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगते हैं। मतलब बहुत कठिन प्रश्न पूछता है। तो जुम्मन भी थोड़ा चकित रह जाता है कि अब तक तो ये मुझसे अच्छे से बात कर रहा था, अभी अचानक क्या हो गया है इसको कि ये मुझसे इतना कठोर हो गया है। अब जुम्मन जो है वो मतलब एक बिल्कुल न्यायाधीश की तरह उससे बात करता है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद अलगू फैसला सुनाता है कि या तो जो जुम्मन है वो खाला को उनके खर्चे के लिए पैसे दे, वरना जो वसीयत उसके नाम पर थी वो उसे वापस करनी पड़ेगी खाला को। अब इतना सुन कर के जो जुम्मन है वो सोचता है कि जो हमारी इतनी बरसों की दोस्ती थी उसको भी दांव पर लगा दिया, या ख़त्म करने पर बिल्कुल तुला हुआ है ये, मतलब ख़त्म ही कर दिया अब उसने। और अब उसको लग रहा है कि किसी ने उसकी पीठ पर खंजर घोंप दिया हो। इतना कह कर के अब आगे से जुम्मन और अलगू के बीच कभी भी बातचीत होती नहीं देखी गई। अब जल्द ही जुम्मन को भी एक मतलब हम बोल सकते हैं कि अपना बदला लेने का मौका मिला, जब अलगू के पास है ना 2 बैल थी जो वो बटेसर से ख़रीद कर लाया था। उन 2 बैलों में से एक बैल मर गया, तो जो दूसरा बैल था उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला। तो अकेला बैल उसके किसी भी काम का नहीं था। लेकिन उस बैल पर एक समझू साहू नाम का व्यक्ति था, उसकी बहुत नज़र थी, क्योंकि उसको तेल या जो भी सामान था वो शहर से लाने के लिए एक हट्टे कट्टे अच्छे बैल की ज़रूरत थी। जो उसके पास बैल था वो ज़्यादा जल्दी जा नहीं पाता था और एक बार का काम भी नहीं हो पाता था। अब समझू साहू ने जो है अलगू से उस बैल को ख़रीदने की बात की, तो अलगू को भी पैसों की ज़रूरत थी और मतलब उसने घाटा मुनाफा कुछ नहीं देखा और उस बैल को बेच दिया। समझू साहू ने 1 महीने के अंदर पैसे चुकाने का वादा किया। अब समझू साहू क्या करता था, अपना सामान ले जाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया करता था। दिन में 4-4 5-5 बार शहर से सामान लाया करता था।
जब अलगू के पास वो बैल था तब वो मतलब एकदम आराम से रहा करता था, ज़्यादा काम भी नहीं करता था, उसको मतलब भरपूर चारा वगैरह खाने को मिलता था, दूध पीने को मिलता था, यहाँ तक कि कभी कभी घी भी खाने को मिलता था। लेकिन अब उसकी हालत मतलब बहुत गई गुजरी हो गई है। अब उसे 5-6 बार तो शहर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और अगर वो धीरा पड़ जाता है कभी कभी तो उसको मार खानी पड़ती है। अब एक बार जब वो सामान एकदम लाद करके ला रहा होता है तो थकान की वजह से वो सोया नहीं था, बहुत टाइम से ज़मीन पर गिर जाता है, और ऐसा गिरता है कि कभी उठता ही नहीं है, यानी कि मर जाता है। अब मरने के बाद जो समझू साहू है वो उसको कोसने लगता है बैल को कि तुझे मरना ही था तो तू आधे रास्ते पे क्यों मर गया, घर तक तो छोड़ देता मुझे। अब इतना कह करके अब वो अपने सामान की सुरक्षा के लिए वहाँ पर ही सोने का फ़ैसला करता है। अब इतना उसने जो सामान बेचा शहर में बैल की सहायता से, उसकी कमर पे एक पोटली बंधी थी जिसमें पैसे थे और उसके पास तेल वगैरह के कैनिस्टर भी थे, तो वहीं पर वो सोने का फ़ैसला करता है। अब कैसे ना कैसे करके आधी रात तक तो वो अपने आप को जगाए रखता है, लेकिन फिर उसकी आंख लग जाती है, और जब वो सुबह उठकर देखता है तो जो पैसे थे वो भी गायब थे और कई सारी तेल की जो कैनिस्टर थी वो भी गायब हो चुकी थी। अब वो घर आ जाता है। अब जो साहूकार की पत्नी होती है जब वो सारी बातें सुनती है तो वो अलगू को कोसने लगती है कि निगोड़े ने कैसा बैल दिया था, बीमार था, जिसकी वजह से हमारी सारी कमाई लुट गई। अब करीबन महीना बीत जाता है, जिसके बाद अलगू समझू साहू के पास पैसे मांगने आता है बैल के। तो वो उसको पैसे नहीं देता, खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि तुमने बीमार बैल दिया था, हमारी तो सारी जितनी भी पूंजी थी सब लुट गई उस बैल के चक्कर में, और तुम्हें ज़्यादा है तो हमारा जो बैल है तुम वो ले जाओ। अब इनके बीच में बहस चलती है तो अलगू पंचायत बिठाने का या मतलब बुलाने का फ़ैसला करता है। अब उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है जिस पेड़ के नीचे जुम्मन और उसकी आंटी की पंचायत बैठी थी। अब वहाँ पर एक रामधन मिश्र नाम का व्यक्ति था जिसने अलगू से कहा कि देरी किस बात की, अब पंचायत शुरू करते हैं, बताओ अलगू तुम किसको अपना पंच चुनना चाहोगे। तो अलगू कहता है कि आप समझू साहू से पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझू साहू उठता है और बड़ी कठोरता से कहता है कि मैं अपना जो पंच है वो जुम्मन को चुनता हूँ। अब इतना कहते ही जो अलगू है मतलब वो अंदर से काँप उठता है कि इसने जुम्मन का नाम ले लिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो जुम्मन को पंच स्वीकार कर लेता है। अब जब जुम्मन पंच की जगह पर बैठता है तो उसे वही एहसास होता है जो अलगू को हुआ था, मतलब उसे भी सत्य का मतलब ज्ञान होता है। वो अंदर से उसकी इच्छा होती है कि मैं अपनी दुश्मनी को भूल करके न्याय करूं जैसा कि पंच को करना चाहिए। तो अब उसको सारा वृतांत पता है, तो वो सुन करके अपना फैसला सुनाता है। वो कहता है कि समझू को अलगू के जो पैसे हैं, बैल के जो दाम है वो देने ही चाहिए, क्योंकि जब अलगू ने समझू को बैल दिया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी, एकदम स्वस्थ बैल था वो। लेकिन समझू ने उससे कड़ी परिश्रम करवाया, उससे मेहनत करवाई, ना उसे सोने दिया ना अच्छे से उसको खाना दिया, जिसकी वजह से वो बैल मर गया। तो समझू को उस बैल के पैसे अलगू को लौटाने ही होंगे। इतना सुनते ही अलगू जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। अब जुम्मन अपनी जगह से उठ कर के अलगू के पास जाता है। अब वो दोनों आपस में कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई झगड़ा है वो एक तरफ है, लेकिन जो पंच का जो स्थान है उसको बनाए रखना, जो भी मतलब पंच बनता है उसको न्याय ही करना चाहिए। ऐसा कह करके वो दोनों की जो मित्रता है वो फिर से हो जाती है, दोनों गले मिलते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसमें कहा जाता है कि जो पंच की ज़ुबान से जो है परमेश्वर यानी ईश्वर बोलता है वही फैसला लेता है। तो इससे हमें सीख क्या मिली कि जो पंच है वो अपने पद पर बैठते समय दोस्त दुश्मनी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनको भूल करके सिर्फ सत्य का साथ देते हैं, और उनकी ज़ुबान से परमेश्वर यानी ईश्वर फैसला लेता है या बोलता है। तो ये थी हमारी पूरी शॉर्ट स्टोरी। मैंने आपको पूरा मतलब बहुत अच्छे से बताया है हर कैरेक्टर के बारे में। अगर आपको फिर भी कुछ भी रह गया हो, समझ में ना आया हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।